नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास में मौर्य काल और फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उनको हम लोगों ने एक एक करके देखा था। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात करें दोस्तों, जब भारत में पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्योत्तर काल के दौरान जब विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है और इसी दौरान भारत की धरती पर जो एक तरीके से बाहरी आक्रमणकारी, जिनमें से देखा जाए हिंद, यवन, शक, पल्लव, कुषाण, ये विभिन्न आक्रमणकारी भारत की धरती पर आक्रमण करते और ना सिर्फ आक्रमण करते, प्रवेश करते, बल्कि यहाँ के समाज में वो घुल मिल भी जाते हैं। उनके बारे में हम लोगों ने प्रश्न को देखा था, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद है वो सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे गुप्ताज एम्पायर के बारे में। देखिए, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, जैसा कि हम देखते हैं कि मौर्यों के समय में ही हमें राजनीतिक सत्ता के उदय के बारे में पता चलता है। ठीक है, एक तरीके से जो राजनीतिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं वो हमें मौर्य काल के दौरान मिलती है। और मौर्यों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी है, जो एम्पायर है, वो है दोस्तों गुप्ताज एम्पायर। गुप्ता एम्पायर की बात करें दोस्तों, जिसे हम क्लासिकल एरा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, गोल्डन एरा के नाम से भी जानते हैं भारत का। कारण ये नहीं है कि इस समय जो है बहुत सारे राजाओं के द्वारा सोने के सिक्के या फिर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है। ये वो काल है जिसमें देखा जाए दोस्तों, भारत की धरती पर जो है कला, साहित्य, विज्ञान, इन सब विभिन्न क्षेत्रों में हमें उदय देखने को मिलता है। ये वही समय है जब रामायण महाभारत का जो वर्तमान स्वरूप है उसने इसी समय के दौरान अपना स्वरूप धारण किया था। दूसरा देखा जाए, विभिन्न तरह के मंदिरों का जो हमें अवशेष मिलते हैं, बहुत सारे मंदिरों का, ठीक है, हमें यहाँ उदय देखने को मिलता है। बहुत सारे साहित्य की रचना, कालिदास भी दोस्तों इसी युग के थे। कालिदास, विशाखदत्त, ये सब लोग दोस्तों इसी युग के थे जिन्होंने बहुत सारे जो है साहित्यों की रचना की थी और वो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इस काल के बारे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जहां से एग्जाम में पूछा जाता है। कोशिश करूंगी कि आपको सारी चीजें जो है समझाते हुए, साथ ही साथ ये चैप्टर आपको रिवीजन कराते हुए चलिए आते हैं अपने सेशन पे और क्लास स्टार्ट करूं। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और लाइक और कमेंट बढ़ाते रहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले, जो कि वंश की बात करें, डायनेस्टी की बात करें, तो सबसे पहले प्रश्न यही पूछेगा कि भाई इनके शासन की अवधि क्या थी। तो दोस्तों, अगर हम गुप्त वंश डैश अवधि में शासन किए थे तो किस समय तक, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 3वीं शताब्दी के समय इन्होंने शासन किया था। तो कब से कब तक किया था, और ये देखिए पीसीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में ये प्रश्न आया था और इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था गुप्त वंश ने। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हम गुप्त वंश की बात करें दोस्तों, तो इनका जो वैसे माना जाता है, ठीक है, इनका जो समय काल वैसे तो माना जाता है 275 से लेकर के दोस्तों 550 माना जाता है। ठीक है, लगभग माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक जो इस वंश का संस्थापक था उसकी जो बात करें दोस्तों, तो वो है श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जो है इस वंश का संस्थापक था और ये जो है एक तरीके से देखिए, ये जो गुप्तास थे दोस्तों, ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, ये कुषाण जो थे, जब कुषाणों का जो है पतन होता है तो उनकी जो है स्थिति का कहते हैं ना, फायदा उठा करके अपने क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देना। तो श्रीगुप्त जो है कुषाणों का सामंत था और इसी ने लगभग देखा जाए दोस्तों 275 ईस्वी में पूर्वी भारत में जो है गुप्त वंश की स्थापना किया था। श्रीगुप्त दोस्तों महाराज की उपाधि धारण करता था, महाराज जो कि सामंतों की उपाधि थे। तो इससे ये पता चलता है कि श्रीगुप्त अभी सामंत था। ठीक है, अभी किसी के अधीन ही शासन कर रहा था। लेकिन आगे चल करके दोस्तों जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक आता है दोस्तों, वो कौन आता है, वो है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान रखिएगा, इस वंश का एक और शासक है जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका टाइम पीरियड दोस्तों क्या है, 319 से लेकर के, ठीक है, 350, ठीक है, 350 माना जाता है। ये इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने जो उपाधि धारण की थी दोस्तों वो थी महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज। और महाराजा धीराज जो है कौन उपाधि धारण करता था, जो महाराजाओं का महाराजा है। क्योंकि जो सामंत थे वो भी अपने क्षेत्र के राजा ही होते थे, उनके पास भी राजाओं वाली ही शक्तियां हुआ करती थी, लेकिन उनके ऊपर एक राजा हुआ करता था जो कि मुख्य होता था। तो महाराजा धीराज यानी कि महाराजाओं का जो महाराज है,
ठीक है, वो कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। तो चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इससे स्वतंत्र होकर के, ठीक है, जो विभिन्न इकाइयां थी, इस साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए जो इकाइयां थी उनकी स्थापना किया और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया। और यही कारण है कि गुप्त वंश का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से माना जाता है 319 से। और कब तक जाता है दोस्तों? तो ये 500 तक जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया? देखिए इसमें से पूछा यहाँ पे कुछ, ठीक है, शासकों के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि किस एक शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर है प्रवसेन प्रथम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवसेन प्रथम जो है, यानी कि अगर हम बात करें बी, प्रवसेन प्रथम कौन है दोस्तों? तो ये वाकाटक, ठीक है, वाकाटक वंश का, ठीक है, ये शासक है वाकाटक का। और ये वाकाटक का दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो भाई संस्थापक कौन है वाकाटकों का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर हम संस्थापक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है इसका जो संस्थापक है वो विंध्य शक्ति माना जाता है। ठीक है, विंध्य शक्ति माना जाता है दोस्तों। और अगर हम बात करें वाकाटकों का जो क्षेत्र था दोस्तों, वो जनरली जो है ये तीसरी से लेकर के, ठीक है, तीसरी शताब्दी से लेकर के 6ठी शताब्दी के मध्य ये दक्षिणा पथ में, ठीक है, दक्षिणा पथ में जो है ये शासन करते थे। और दक्षिणा पथ में भी जो मूल निवास स्थान था इनका बरसा थे। ठीक है, क्या था? बरसा जो था इनका वो बराज जो था, माफ करिएगा, बराज जो था ये इनका मूल निवास स्थान हुआ करता था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इसी वंश का, ठीक है, एक शासक है प्रवसेन प्रथम, ठीक है, जो कि इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, काफी शक्तिशाली रहता है। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसी के साथ साथ इससे अगर ये भी आपसे पूछ दे भाई कौन सा ये शासक है, ठीक है, जिसने 7, ठीक है, सोम यज्ञ करवाए थे, इसी ने करवाए थे। ठीक है, 7 सोम यज्ञ करवाए इसने और 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। एक इसने वाजपेयी यज्ञ भी करवाया था, एक वाजपेयी यज्ञ भी इसने करवाया था। ठीक है, ठीक, यही वाकाटक है दोस्तों। वाकाटक जो रहते हैं इनका एक वैवाहिक संबंध भी रहता है दोस्तों गुप्ता के समय में। ठीक है, पैरेलल उनके शासन करते हैं। और इसी वंश का एक शासक रहता है दोस्तों रुद्रसेन। ठीक है, क्या नाम रहता है? रुद्रसेन द्वितीय। और रुद्रसेन द्वितीय से ही जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री, ठीक है, क्या नाम है? प्रभावती। ठीक है, प्रभावती गुप्त से जो है विवाह करवाया था। और इन्हीं वाकाटकों की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत की धरती से शकों को पराजित करके खदेड़ दिया था। ठीक है, कहा जाता है ऐसा। तो इसी वंश का एक शासक है रुद्रसेन द्वितीय, जिससे प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था। तो एक तरीके से वाकाटकों से वैवाहिक संबंध था गुप्ता का और इसीलिए ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाई भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? यूरोप का शासक नेपोलियन, जिसने कोई भी युद्ध कहा जाता है नहीं हारा था, लेकिन 1-2 युद्ध हारे थे। और उसी तरीके से भारत का एक शासक है जिसने विभिन्न युद्ध लड़े, लगभग उसके लेखों में उसको 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, उस शासक को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, यानी कि उसके शरीर पर 100 निशान थे। और कहा जाता है ये 100 निशान 100 युद्धों के दौरान थे, यानी कि इसने 100 युद्ध लड़े और 100 युद्धों में वो विजयी रहा। वो शासक कौन है दोस्तों? वो शासक है समुद्रगुप्त। कौन है दोस्तों? समुद्रगुप्त। और ध्यान रखिएगा उसको भारत का नेपोलियन कहा किसने? तो इतिहासकार है दोस्तों विंसेंट। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने कहा। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने कहा। उनकी कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने कहा? तो ये ध्यान रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया में, ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। मैं तो बहुत ज्यादा इस बात से नहीं सहमत होती हूँ। कारण ये है दोस्तों, कहा जाता है नेपोलियन तो फिर भी कुछ युद्धों को हार गया था, लेकिन समुद्रगुप्त ने जितने भी अपने, ठीक है, शासन के दौरान जितने भी उसने युद्ध लड़े वो कोई भी युद्ध हारा नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इतिहास जो है कौन? समुद्रगुप्त। आगे बात करेंगे समुद्रगुप्त के अन्य चीजों के बारे में। फिलहाल यहाँ पिक्चर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त देखने को मिलता है? तो देखिए, किस गुप्त राजा को देवगुप्त कहा जाता था? ठीक है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना, मैं एक दिन देख रही थी, वो कह रहे हैं कि कुछ गलत फैक्ट्स बताए गए। भाई अगर तुम्हें गलत फैक्ट्स बताया जाता है तो तुम बता दो सही फैक्ट्स क्या है।
ये बात बोल देना गलत फैक्ट है, क्योंकि देखिए प्राचीन भारत का जो इतिहास है दोस्तों, वो बहुत ही एक तरीके से बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको लेकर के आयोग भी अपने उत्तरों को वो करता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि चांदी के जो सिक्के जारी करने वाला पहला जो शासक था इसमें माना जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है, लेकिन अभी कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिसको जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक प्रश्न आया था दोस्तों कि महाराज, ठीक है, यहाँ पे परम भगवत की उपाधि किसने धारण की थी, तो परम भागवत की उपाधि एक्चुअल में जो धारण किया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था पहली बार, लेकिन आयोग ने जो आंसर दे दिया वो समुद्रगुप्त दे दिया। तो यहाँ पे जो है फैक्ट्स को लेकर के बहुत विवाद रहता है, इसीलिए देखिए आप जो बात कहते हैं ना तो आप उसका तथ्य भी दे दिया करिए कि भाई ये यहाँ पे ये चीज है मैम और यहाँ पे आंसर ये होगा, ठीक है। ये कह देना कि काफी झूठा फैक्ट बता रही, झूठा फैक्ट क्या बताऊंगी भाई मैं, कौन सा वो मेरे घर के हैं लोग, ये लोग की राजा द्वाजा की मैं झूठा फैक्ट बताऊंगी, मैं वही बताऊंगी जो आपके लिए और जो आयोग ने, ठीक है, पूछा है। मैं आयोग के अकॉर्डिंग आंसर देती हूँ और आप लोग पता नहीं कौन कौन सी बुक पढ़ लेते हैं, वो आप जानिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चंस को ये देखा करिए कि आयोग किसको आंसर बन रहा है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है एग्जाम में। चलिए प्रश्नों पे आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि देवगुप्त की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था देवगुप्त, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की दोस्तों बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये किस तक कब तक शासन करता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा ये कब से कब तक शासन करता है, तो ये 375 से लेकर के दोस्तों, ठीक है, 415 ईस्वी तक ये शासन करता है। और इसके साथ साथ इसे देवगुप्त के अलावा और किन नाम से जाना जाता है, तो देवश्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है, देवश्री के नाम से जाना जाता है। और क्या कहा जाता है इसे दोस्तों, देवगुप्त के साथ देवराज भी इसको कहा जाता है, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, देवराज भी पूछा जा सकता है। और इसकी उपाधियां क्या थी, सबसे पहले तो इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी। साथ ही साथ इसकी और कौन सी उपाधि थी, इसे और कौन सी, इसे देखा जाए दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तत्परिग्रहित, ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, तत्परिग्रहित, ठीक है, तत्परिग्रहित, यानी कि समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है, अपने सिंहासन का त्याग किए जाने के बाद या फिर समुद्रगुप्त द्वारा चुना गया शासक कौन है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो समुद्रगुप्त का पुत्र ही था। विक्रमादित्य से क्यों कहा, क्योंकि ध्यान रखिएगा उज्जैन के एक शासक थे विक्रमादित्य, जिन्होंने उज्जैन में शकों को हराया था और इसने भी जो है उज्जैन में शकों को पराजित किया था और इस कारण से इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, देवगुप्त, देवश्री, देवराज। अगला है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, वो है, देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे अगर हम बात करें बहुत सारे गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य में दोस्तों हमें देवत्व का सिद्धांत देखने को मिलता है, यानी कि देवताओं से राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत देखने को मिलता है। हम देखते कब, गुप्त के समय में। और यहाँ पे जो है गुप्त सम्राट बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, जिसमें से एक उपाधि थी परम भागवत की उपाधि। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किसने पहली बार जो है परम भागवत की उपाधि धारण किया। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण किया था, लेकिन ध्यान रखिएगा आयोग ने इसका जो उत्तर माना है वो समुद्रगुप्त को माना है। समुद्रगुप्त ने जो है पहली बार परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो भाई अब आप बता दीजिए कि और कौन से अन्य ऐसे जो है शासक जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। लिख सकते हैं यहाँ पे सी जी, अगर मैं लिखूं तो समझ जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने भी, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने। साथ ही साथ और किसने किया था दोस्तों, तो यहाँ पे स्कंदगुप्त, जिसके समय में सबसे पहली बार जो है भारत पर हुड़ों का आक्रमण हुआ था, स्कंदगुप्त प्रथम ने। और किसने किया था, तो एक शासक है दोस्तों नरसिंहगुप्त बालादित्य, ठीक है, नरसिंहगुप्त बालादित्य, इन्होंने जो है परम भागवत की उपाधि धारण किया था। देखिए समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, फिर स्कंदगुप्त आता है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा ये सबसे महत्वपूर्ण गुप्त शासक रहते हैं। इसके बाद जो है जो उत्तर गुप्त शासकों का काल आता है, जो कि इतने शक्तिशाली नहीं रहते हैं और जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। ये और श्रीगुप्त कौन था दोस्तों, संस्थापक था, ठीक है। अगला है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है। तो किस एक से संबद्ध है दोस्तों,
यहाँ पे तो इलाहाबाद स्तंभ लेख की बात करें दोस्तों तो ये किससे संबंधित है? देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख के बारे में अपने लास्ट क्लास में भी बात किया था, और ये ध्यान रखिएगा ये किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। ठीक है, समुद्रगुप्त के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है सी और डी दोनों होना चाहिए। ठीक है, समुद्रगुप्त से भी संबंधित है और ये अशोक से भी संबंधित है, क्योंकि अगर हम इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की बात करें दोस्तों तो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो है इसकी जो स्थापना कराई गई थी वो अशोक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत सारे शासकों का इसमें नाम लिखता है अशोक ने, और अशोक ने प्रारंभ में इसको कौशाम्बी में स्थापित करवाया था। ठीक है, कौशाम्बी में इसको स्थापित करवाया था इलाहाबाद स्तंभ लेख को। और चूंकि इलाहाबाद में इसको लाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो ये अकबर के काल में, ध्यान रखिएगा अकबर के काल में, ना कि अकबर के द्वारा, अकबर के काल में जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने जो है इस कौशाम्बी अभिलेख को क्या किया था? इलाहाबाद लेकर के आया था। इलाहाबाद में, ठीक है, इसको रखा था, इलाहाबाद का जो किला है वहां पे। और इसमें जो है हमें जहांगीर के बारे में, साथ ही साथ हमें बिरबल के भी बारे में इसमें लेख मिलता है। ठीक है, बिरबल के भी बारे में। और इतना ही नहीं दोस्तों, अशोक की जो रानी, इस स्तंभ अभिलेख को दोस्तों हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम रानी का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, रानी का अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इसमें जो है जो एक कारुवाकी रानी थी दोस्तों, किसकी? अशोक की। ठीक है, अशोक की कई रानियां थी, जिसमें बात करें कारुविकी जो थी उनका हमें उल्लेख मिलता है, और उनके पुत्र तीवर का, ठीक है, तीवर का भी उल्लेख मिलता है, और इसी कारण से इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, रानी का अभिलेख दोस्तों कौन है? स्तंभ अभिलेख। अगर हम बात करें इस स्तंभ अभिलेख के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे देखिए समुद्रगुप्त की इस पे प्रशस्तियां भी हैं। ठीक है, प्रशस्तियां भी, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के भी नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों इसको जो है किसके द्वारा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी भाषा क्या थी, ये भी ध्यान रखिएगा। भाषा इसकी संस्कृत थी, इस स्तंभ की संस्कृत थी। लिपि क्या थी दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, लिपि क्या थी? तो ब्राह्मण थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी। और अगर बात करें शैली क्या थी दोस्तों, तो शैली जो थी इसकी चंपू शैली थी। ठीक है, चंपू यानी कि गद्य और पद्य, जिसमें गद्य में भी और पद्य में भी जो लिखा जाता है उसको चंपू शैली कहा जाता है। और इसका लेख किसने किया था ये भी ध्यान रखिएगा। इसका लेखक कौन था दोस्तों? लेखक कौन था? तो लेखक था दोस्तों हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में एक जगह हरिसेन के बारे में पूछा था। हरिसेन क्या था? कवि कह दिया था दोस्तों। हरिसेन कवि नहीं रहते हैं, आयोग ने किस आधार पर इसका आंसर माना। लेकिन ध्यान रखिएगा हरिसेन जो था ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, और ये 3 पदों पर नियुक्त थे। ये भी पूछा गया है, 3 जो है पदों पर ये नियुक्त थे। कौन कौन से पद थे? एक तो इनका महादंड नायक थे, यानी कि सेना के प्रमुख थे, महादंड नायक थे ये। दूसरा ये सेनापति थे। ठीक है, सेनापति थे। और तीसरा ये संधि विग्रह, यानी कि जैसे कि आज के वर्तमान में संधिदाता, जैसे विदेश मंत्री होते हैं उसी तरीके से संधिदाता भी थे। ठीक है, तो इन्होंने जो की बात किया था दोस्तों लेखक का, ठीक है, कार्य किया था, किसके निर्देशन में किया था दोस्तों? चूंकि ये तो कवि मैंने बताया थे नहीं, तो निर्देशन किसके निर्देशन में, यानी कि इन्होंने सिर्फ उसको लिखने का करवाया था, लेकिन लिखा उसमें जो मैसेज था वो कौन था, यानी कि एक तरीके से निर्देशन किसने किया था? निर्देशन ध्यान रखिएगा किसने किया था? तिलक भद्र ने किया था। ठीक है, तिलक भद्र ने किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो कौन कौन देखिए, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, फिर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, फिर हमें जहांगीर के बारे में, दूसरा हमें बिरबल के भी बारे में। ठीक है, तीसरी बात, चौथी बात कहते हैं यहाँ पे इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि अशोक की रानी कारुबाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो देखिए ये प्रयाग प्रशस्ति जो है हमें समुद्रगुप्त के, ठीक है, ध्यान रखिएगा बी आंसर जो है इसका सही है, समुद्रगुप्त के जो है सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। और प्रयाग प्रशस्ति में अगर ये भी पूछ दे कि किस पंक्ति में, तो 19वीं, ठीक है, और 20वीं पंक्ति में दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो है एक तरीके से क्या है जो है इसके जो है समुद्रगुप्त के जानकारी मिलती है सैन्य अभियानों के बारे में। ठीक है, चलिए अगला है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के बारे में दोस्तों, समुद्रगुप्त के समय ही देखा जाए तो ठीक है
यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों किसके, समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त के बारे में ही देखा जाए जो सर्वाधिक विस्तार होता है दोस्तों किसका, गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, इसने जो है विभिन्न क्षेत्रों को जीता और विभिन्न क्षेत्रों को जीत करके उनको अपने साम्राज्य को जब अधीन किया उन्हें, तो विभिन्न नीतियों के माध्यम से किया, ये भी पूछा जाता है। जैसे इसने उत्तर भारत को उस समय आर्यावर्त कहा जाता था, आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीता, दक्षिणापथ के भी राज्यों को जीता इसने। ठीक है, यहाँ पे जो है फिर इसने जो है दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण के राजाओं को जीत करके इसने उनके प्रति अलग नीति चलाई। तो उसी दक्षिण में, ठीक है, दक्षिणापथ की विजय के दौरान इसने 12 राजाओं को जीता था, 12 राज्यों के राजाओं को जीता था। उसी में से एक राजा है दोस्तों कौशल, एक राज्य है कौशल, और पूछ रहा है कि कौशल का शासक कौन था जिसको समुद्रगुप्त ने हराया था दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, महेंद्र। ठीक है, तो महेंद्र। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की 9वीं और 20वीं, ठीक है, पंक्ति, 19वीं और 20वीं पंक्ति में, 20वीं पंक्ति में, ठीक है, यहाँ पे समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि दक्षिण भारत के 12 जो है राजाओं को इससे पराजित करके उन्हें अपने अधीन कर लिया था। और उनके लिए उसने एक नीति अपनाई थी दोस्तों, कौन सी, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। कौन सी नीति दोस्तों, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति उसने अपनाई थी। ग्रहण मतलब पहले उनको जीत करके ग्रहण किया, फिर उनको मोक्ष दे दिया और उनसे कहा कि तुम मेरे ही शासन, तुम मेरे ही, मतलब मैं तो तुम्हारा राजा रहूंगा लेकिन तुम अपने अपने क्षेत्र में शासन करना, लेकिन तुम मेरे ही अधीन शासन करोगे और तुम मुझे भेंट और उपहार देते रहोगे। तो ग्रहण करके उनको मोक्ष। इसने वो गलती नहीं किया दोस्तों जिसने मोहम्मद बिन तुगलक ने जो जिस तरह की गलती की थी, उसने एक तरीके से क्या किया कि उसने क्या गलती किया था, वो दक्षिण, यहाँ दिल्ली में बैठ करके दक्षिण जो है राज्यों को नियंत्रित करने का क्या कर रहा था, सपना देख रहा था। उसने अपनी राजधानी में परिवर्तन किया था, दौलताबाद, ठीक है, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन कहते ना कि इसीलिए इतिहास से सीखना चाहिए। अगर हम देखें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, एक तरीके से इन्हीं इतिहासों का अध्ययन करके उसने एक तरीके से सीख ली थी और उसने विभिन्न राज्यों को जीत करके इसी तरीके की नीति, जिस तरीके की नीति समुद्रगुप्त ने चलाई थी, उसी तरीके की नीति से उसने जो है अपने साम्राज्य को नियंत्रित किया था। लेकिन कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं सीख पाया अपने इतिहास, वो नहीं सीख पाया अपने इतिहास से। तो इसने जो है समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को जीत करके एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से क्या किया था दोस्तों, अपने क्षेत्रों पे नियंत्रण किया था, अपने जीते हुए क्षेत्रों पर। और ध्यान रखिएगा, मौर्यों के समय में हमें दोस्तों सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर देखने को मिलती, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो शक्तिशाली केंद्र देखने को मिलता है। धीरे धीरे गुप्तास के समय में हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर देखने को, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि हर लोग अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहे थे, लेकिन उनका एक प्रमुख केंद्र में बैठा होता था, लेकिन वो अपने क्षेत्रों के प्रमुख हुआ करते थे। तो डिसेंट्रलाइजेशन, और वो क्या है, वो यही नीतियां हैं जो समुद्रगुप्त के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, इसमें से कुछ प्रमुख और भी देख लीजिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि 4 ही 5 पूछता है, 12 के 12 आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें कौशल के महेंद्र को आपने देखा, कांची के, ठीक है, कांची के विष्णुगुप्त भी पूछ सकता है, ठीक है, कांची के, ठीक है, विष्णुगुप्त, कांची के विष्णुगुप्त। और कौन है भाई, और अगर देखा जाए वेंगी के हस्तिवर्मा, ठीक है, वेंगी के हस्तिवर्मा, और कुछ इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए दोस्तों, तो देवराष्ट्र के कुबेर से तुलना की भी गई थी समुद्रगुप्त की, ठीक है, देवराष्ट्र के कुबेर, इनसे जो है तुलना किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। देखिए अभी जो मैंने आपको समझाया वही प्रश्न आ गया, शाहजहां का, जहांगीर का, औरंगजेब का, दारा सिखों का। देखिए किसका मिलता है दोस्तों, जहांगीर का, ठीक है, क्योंकि जहांगीर ने ही इस प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख को कौशाम्बी से लेकर के आया था। कहां पे, इलाहाबाद में, इलाहाबाद के किले में, किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ए हो जाएगा। अगला है पृथ्व्या, ठीक है, पृथ्व्याव्यम प्रथम वीर उपाधि किसकी थी, यानी कि पृथ्वी का प्रथम वीर, पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को जीत करके उसे बांधने वाला वीर कौन था भाई, ये था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त की अगर टाइम पीरियड की दोस्तों अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है इसका जो समय पीरियड जो माना जाता है वो लगभग 350 के बाद का माना जाता है, यानी कि 350 से लेकर के 375, क्योंकि 375 के बाद तो दोस्तों वो आ जाता है यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय।
और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पुत्र था दोस्तों किसका, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, समुद्र जो है चंद्रगुप्त प्रथम, और किसका दोस्तों, कुमार देवी, लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, इसीलिए इसको लिच्छवी दोहित्री भी कहते हैं, ठीक है, किसे, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने बहुत सारी उपाधियां धारण किया था दोस्तों। कौन कौन सी उपाधियां थी, एक तो आपने यही देखा, पृथ्व्याम प्रथम वीर, कविराज भी इसे कहा जाता था क्योंकि इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा गुप्त शासक था जो वीणा बजाता था, ठीक है, और कविराज की उपाधि थी उसकी, तो वो समुद्रगुप्त था, ये ध्यान रखेगा, ठीक है। सर्व रक्षानुग्रह भी इसने उपाधि धारण की थी, यानी कि सर्व राजोच्छेता, ठीक है, इसने उपाधि धारण किया था, बहुत सारी उपाधियां इसने धारण किया था। और परम भागवत की उपाधि कहा जाता है, इसने धारण किया था समुद्रगुप्त ने, ठीक है, आयोग के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़िए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। देखिए यही प्रश्न आ गया, क्योंकि हमने बताया कि कवि क्या थे, वो महादंड नायक, सेनापति, संधिदाता था, लेकिन कवि नहीं थे, लेकिन फिर भी ये करेक्ट आंसर है क्योंकि आयोग ने ऐसा माना है। वहीं उन्हें उसने जो है देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना किया। देखिए ये इनकरेक्ट है, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम की जो रचना किया था वो मुद्रा राक्षस ने किया था, ठीक है, विशाख दत्त ने किया था, माफ करिएगा, विशाख दत्त ने किया था, जिसने मुद्रा राक्षस की भी रचना किया था। और देवी चंद्रगुप्तम में ये बताया गया है दोस्तों कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक और भी शासक हुआ करता था रामगुप्त प्रथम के नाम से। और रामगुप्त की बात करें दोस्तों तो उनकी व्याख्या सिर्फ हमें विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम में ही देखने को मिलती है, लेकिन जो गुप्त वंश की वंशावलियां हैं, जो अभिलेख है, उसमें जो है कहीं से भी उसका नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इन्होंने ये बताया था कि भाई एक अयोग्य शासक था, कौन दोस्तों, विषय यहाँ पे देवी चंद्रगुप्त में, ठीक है, कौन, ये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले। वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता, बिल्कुल सही बात है, किसके निर्देशन में किया था दोस्तों, तिलक भद्र के निर्देशन में किया था। तो अगर हम करेक्ट आंसर पे चलें तो 11 का डी हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग कर रहा है। एक तरफ दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश है, एक तरफ उनका राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें मैच द फॉलोइंग करना है, कौन कौन से थे उस समय दक्षिण भारत के, ठीक है। तो आइए यहाँ पे आंसर पे चलते हैं दोस्तों। पहले का देखिए धनंजय की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है इनका जो राज्य था वो कुस्तलपुर था। वही जो है नीलराज की बात किया जाए दोस्तों तो देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाइए। देखिए पहले का 3 कहीं देखने को मिल रहा है, जी हाँ बिल्कुल ही भाई, हमें तो आंसर ही मिल गया यानी कि सी। वही हम बात करें नीलराज दोस्तों तो नीलराज कहाँ के थे, ये अवमुक्त के थे, ठीक है, अवमुक्त राज्य के थे। वहीं देखा जाए दोस्तों उग्रसेन जो है पलक्का थे, यहाँ पे विष्णुगुप्त जो थे वो कांची के थे, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3142, ठीक है। अगला है दिल्ली की कुवत उत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा कुतुब मीनार है दोस्तों, वहां पे ही देखा जाए एक आपको महरौली का स्तंभ लेख देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है महरौली का स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे जो चंद्र नामक एक राजा का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो है अगर हम बात करें तो ये संस्कृत का ये स्तंभ लेख है, ठीक है, संस्कृत में जो है इसमें लिखा गया है, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है दोस्तों। तो इसमें जो है ये बात की गई है महरौली स्तंभ लेख में कि एक चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है, तो ये चंद्र से संबंधित है। अगला है कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। देखिए हुड़ों का आक्रमण कहा जाता है गुप्तों के समय में हुआ था, और वो पहला गुप्त शासक कौन था दोस्तों जिसके समय में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय में जो है पहली बार जो है तोड़मड़ के नेतृत्व में पहला हुड़ आक्रमण हुआ था, ठीक है। और ये लगभग 416 माना जाता है, ठीक है, 416 वगैरह के समय में, ठीक है, माफ करिएगा 416 नहीं था दोस्तों, 455 था, क्योंकि कहा जाता है जैसे ही जो है स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठता वैसे ही इसको हुड़ों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। और ये जानकारी हमें भीतरी अभिलेख से मिलती है, ठीक है। भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि जैसे स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठता है वो हुड़ों का जो है आक्रमण का सामना करता है, हुड़ों को पराजित करके भेज देता है। लेकिन कहा जाता है जब स्कंदगुप्त के बाद कोई योग्य शासक नहीं गद्दी पर आता है तो भी लगातार हुड़ आक्रमण करते हैं। मिहिर कुल के भी नेतृत्व में, जो कि तोड़मड़ का, ठीक है, तोड़मड़ का क्या था पुत्र रहता है मिहिर कुल, वो भी आक्रमण, और लगातार जो है ये हुड़ आक्रमण करते रहते हैं जिससे गुप्त साम्राज्य कमजोर हो जाता है। तो सबसे पहले जो हुड़ आक्रमण से जो विचलित हुआ था वो कुत्तास हुए थे। अगला है दोस्तों
निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त किया था? देखिए वही प्रश्न आ गया कि किसके समय में हुड़ों ने आक्रमण किया था दोस्तों, तो स्कंदगुप्त था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी जो है स्कंदगुप्त के समय में। और स्कंदगुप्त की दोस्तों बात करें दोस्तों, तो इसका जो टाइम पीरियड है ये ध्यान रखिएगा, ये 455 में जो है गद्दी पर बैठता है, जिस समय हुड़ों ने आक्रमण किया था, और 467 तक ये शासन करता है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम अन्य बात करें दोस्तों, तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है हुड़ों के आक्रमण की, वो भीतरी अभिलेख से मिलती है। अभी हम लोगों ने बात किया, जो कि कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। ठीक है, वही बात करें, इसमें ये लिखा गया है कि जैसे ही चंद्रगुप्त यहाँ पे माफ करिएगा स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठता है, हुड़ों का आक्रमण करते हैं। इसी के समय में पुष्यमित्रों का भी आक्रमण होता है दोस्तों, पुष्यमित्रों का भी आक्रमण होता है। ठीक है, और इन सब से जो है पराजित करके इसने भगा दिया था। अगला है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था? देखिए प्रश्न वही आ गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से ये जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित कर दिया था। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ लेख जो कि प्रयाग प्रशस्ति, इससे हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बताया। ठीक है, समुद्रगुप्त की। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। चलिए अगला है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? बिल्कुल हुड़ आक्रमण था, पहला कारण तो बिल्कुल सही है। देखिए हुड़ों का आक्रमण लगातार होने लगा था। सबसे पहला जो हुड़ आक्रमण हुआ था 455 में हुआ था, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ठीक है, तो ये भी सही है। प्रशासन का सामंतीय ढांचा। ठीक है, यहाँ पे उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, यहाँ पे देखिए आंसर पे चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही है। देखिए सामंती ढांचा यानी कि सामंतवादी प्रथा का उदय होने लगा था, क्योंकि ध्यान रखिएगा गुप्तों के समय में सर्वाधिक जो है भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई गई थी, और भूमि मिलने से साथ ही साथ जो है सामंत क्या होते थे, एक तरीके से वो राजा के अधीन जो ही राजा हुआ करते थे, और इनके पास जो है बहुत सारा क्या था, शक्तियां भी थी। इनके पास प्रशासनिक, इनके पास सैनिक शक्तियां थी, आर्थिक शक्तियां हुआ करती थी, इनके पास भूमि थी बहुत ज्यादा। तो ये क्या करते थे, विद्रोह कर देते थे। ठीक है, विद्रोह कर देते थे, अपने क्षेत्र के शासक हो जाते थे, तो ये भी सही है। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ठीक है, ये भी कारण है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे गुप्त शासकों की बात करें दोस्तों, तो ये वैष्णव धर्म के बतानुयायी थे। ठीक है, वैष्णव धर्म को मानते थे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें, इनका जो है चिन्ह क्या था, गरुड़ था। ठीक है, इनका राजकीय चिन्ह क्या था, ये भी एग्जाम में पूछा गया, गरुड़ था। और चूंकि आगे चल करके इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो ये भी कहीं ना कहीं पतन का कारण माना जाता है। लेकिन अरबों का आक्रमण जो है ये नहीं माना जाता है, क्योंकि अरबों का आक्रमण तो बहुत आगे होता है। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण जो होगा, ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में होगा सिंध के क्षेत्र में। और फिर अगर अरब आक्रमण जो भारत में सत्ता स्थापित करेंगे, दिल्ली सल्तनत वगैरह, वो क्या है, वो 1000 के बाद है। तो ये बहुत आगे का टाइम पीरियड है, तो अरबों का आक्रमण का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला है, शक विजेता किसे माना जाता है? देखिए शकों का विजेता किसे कहा जाता है, कई बार मैंने आपको बताया दोस्तों, शकों का विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिससे कहा जाता है वाकटकों की सहायता से। ठीक है, उज्जैन में जो, ठीक है, उज्जैन में ध्यान रखिएगा, उज्जैन में एक अंतिम शक शासक था। ध्यान रखिएगा, उज्जैन की बात करें दोस्तों, तो वहां का जो है अंतिम शक शासक था। ठीक है, जिसका नाम क्या था, ये ध्यान रखिएगा, रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, जिसका नाम था दोस्तों रुद्र सिंह तृतीय, ये अंतिम, ठीक है, शासक था दोस्तों, कहां का, उज्जैन का। और ये शक शासक था। ठीक है, ये शक शासक था, और इसको पराजित करके दोस्तों क्या किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनको पराजित करके, ठीक है, भारत की धरती से हटा दिया था। और जो है इसी के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था दोस्तों। ठीक है, चांदी का व्याघ्र आकार का, ठीक है, व्याघ्र यानी कि बाघ उस पर चित्रित था, चांदी के व्याघ्र आकार का, ठीक है, सिक्का जारी किया था। शाकारी की उपाधि ली थी, शाकारी की उपाधि ली थी। साथ ही साथ इसने विक्रमादित्य कहा अपने आपको। ठीक है, और इसने उज्जैन को क्या किया था दोस्तों, उज्जैन को जीत करके अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई। ठीक है, दूसरी राजधानी बनाई, जो कि ध्यान रखिएगा, जो कला, ठीक है, साहित्य, जो कला साहित्य और, ठीक है, क्या बात करें यहाँ पे, विद्या का केंद्र बना। ठीक है, विद्या का केंद्र बना। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले जो 9 रत्न थे, वो इसी राजधानी में रहा करते थे, उज्जैन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अगला है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है दोस्तों? रजत सिक्के यानी कि चांदी के सिक्के, व्याघ्र आकार के सिक्के किसने जारी किया दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो जारी किया था गुप्ता में दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा वो कौन था? तो वो था, ये देखिए, ये वो था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। इसने सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है, सोने के सिक्के इसने सर्वप्रथम जारी किए थे, ठीक है। वैसे जो रजत सिक्का था दोस्तों, ये जो रजत सिक्का था इसको रूपक कहा गया था, ठीक है, वहां पे गुप्ता के समय में। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें दोस्तों तो इसने 8 प्रकार के, ठीक है, 8 प्रकार की मुद्रा जो है जारी किया था, 8 प्रकार की, ठीक है, 8 प्रकार के, ठीक है, इसने मुद्रा चलाई थी। कौन कौन सी? जैसे कि एक आपका धनुर्धारी जिसमें धनुष लिए हुए इसको दिखाया गया है। एक देखा जाए सिंह निहंता यानी कि सिंह को मारते हुए दिखाया गया। अश्वरोही, अश्व यानी कि एक तरीके से अश्वरोही घोड़े पे सवार होकर के इसको दिखाया गया है। ध्वजाधारी, ध्वज लिए हुए, इसी तरीके की मुद्राएं इसने चलाई थी। और ठीक है, अगर हमने बात किया कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो जारी किया था, किसने जारी किया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था, ठीक है, जिससे कहा जाता था विवाह प्रकार के सिक्के जारी किए, क्योंकि इसने जब लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, तो उस विवाह के उपलक्ष्य में भी इसने सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। चलिए अगला है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसकी जो है शासनकाल में भारत की यात्रा की थी दोस्तों? फाहियान की बात करें तो ये भारत में देखा जाए लगभग 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ठीक है, भारत में आता है फाहियान, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे एक तरफ अभिलेख दिया है, दूसरा पूछा है कि भाई कौन सा अभिलेख किस शासक से नहीं संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो कुमार गुप्त का अभिलेख मंदसौर अभिलेख है, बिल्कुल सही है। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख की बात करें दोस्तों, जिसको वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया था इसको। और अगर हम मंदसौर की बात करें तो यहाँ पे जो है ये कुमार गुप्त से संबंधित है। वहीं पतिक की यहाँ पे जो है पतिक का तक्षशिला अभिलेख है, बिल्कुल सही है। प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी अभिलेख है, इसको देखते हैं अभी। यहाँ पे समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख है, बिल्कुल सही है। एरड़ अभिलेख में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एरड़ अभिलेख। इसमें देखिए एरड़ अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर से किया गया। कहा जाता है कि जब समुद्रगुप्त प्रसन्न होता है तो कुबेर की तरह, और जब रुष्ट होता है तो यमराज की तरह व्यवहार करता है, यानी कि खुश होने पर वो बहुत दान दक्षिणा देता है, लुटाता रहता है, लेकिन जब गुस्सा होता है तो यमराज की भांति जो है वो कार्य करता है। इसी एरड़ अभिलेख में समुद्रगुप्त को कहा गया। और ध्यान रखिएगा सती प्रथा का, ठीक है, सती प्रथा का, ठीक है, सती प्रथा का प्रथम जो अभिलेख है, प्रथम जो अभिलेख है वो ये एरड़ अभिलेख है, ठीक है, एरड़ अभिलेख। देखिए प्रभावती गुप्ता का जो है उदयगिरी अभिलेख नहीं, प्रभावती गुप्ता की बात करें दोस्तों जो कि चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती। और इस प्रभावती गुप्ता का दोस्तों ताम्रपत्र अभिलेख था, ठीक है, ताम्रपत्र अभिलेख था जो कि पूना से मिला था, ठीक है। और उदयगिरी गुहा अभिलेख की बात करें दोस्तों तो उदयगिरी गुहा अभिलेख जो कि चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित था, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित था। अगला है तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, यानी कि इनकरेक्ट क्या है यहाँ पे? सी है, ठीक है, इनकरेक्ट क्या है? सी है। यहाँ पे देखिए एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है यानी कि शासकों के नाम दिया हुआ है, दूसरे जो है सूची 2 रानी, यानी कि कौन से शासक की कौन सी रानी थी, ये एग्जाम जो है आपसे पूछा गया। चलिए आंसर पे डायरेक्ट चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें दोस्तों तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है उनकी कुमार देवी, ठीक है, कुमार देवी जो उनकी रानी थी, ठीक है, कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। समुद्रगुप्त की बात करें दोस्तों तो कौन था? दत्ता देवी, ठीक है, दत्ता देवी जो थी वो है, ध्यान रखिएगा, दत्ता देवी। जो एरड़ अभिलेख मिला है दोस्तों, एरड़ अभिलेख में ही ये बात की गई है, एरड़ अभिलेख में कि समुद्रगुप्त की जो एक रानी थी उनका नाम दत्ता देवी था। वही चंद्रगुप्त द्वितीय की दोस्तों बात करें, कौन था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की? तो यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें 2 कुमारनाग था, ठीक है, कुबेरनाग, माफ करिएगा, कुबेरनाग जो थी, ठीक है, और वहीं पे कुमार गुप्त प्रथम जो है अनंत देवी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, यानी कि 3124 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकार जो है अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस पर निर्भर हो गए? प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 3री शताब्दी के समय जैसे रोमन साम्राज्य, हुणों ने ना सिर्फ दोस्तों जब उधर आक्रमण रोम पर साम्राज्य पर आक्रमण किया, ये कौन थे दोस्तों? तो ये मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी, ठीक है, ये मध्य एशिया की,
ठीक है, मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। ठीक है, बर्बर जनजाति थी, ये जनरली दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करती थी, लूट खसोट करती थी। तो हुड़ों के आक्रमण से जब तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य दोस्तों समाप्त हो गया, तो जो भारतीय व्यापार थे वो दक्षिणी पूर्वी एशिया की तरफ क्या हो गए, ज्यादा निर्भर हो गए। ठीक है, अगला है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो किस एक पत्तन से संचालित होता था दोस्तों? उत्तर भारतीय व्यापार के बारे में पूछा, दक्षिण भारतीय नहीं। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा किससे होता था, ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ताम्रलिप्ति बंदरगाह दोस्तों था कहां पे? तो ये बंगाल का प्रमुख जो है, तब बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था, बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था ये। ठीक है, बंदरगाह था। इसी ताम्रलिप्ति बंदरगाह पे अधिकार करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कनेक्ट कर पा रहे हैं कितना ये इंपॉर्टेंट बंदरगाह था? बड़े बड़े शासकों ने इस बंदरगाह पर आक्रमण किए थे दोस्तों अधिकार करने के लिए इस क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो है इस व्यापार से, जैसा कि अभी हमने बताया कि जब रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है तो जो है गुप्त साम्राज्य के जो शासक रहते हैं वो दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें से देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया का जावा, ठीक है, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया दोस्तों, चीन हो गया, जो है इन क्षेत्रों से व्यापार करते थे ताम्रलिप्ति से। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पश्चिमी भारत का पूछ देता, उत्तर भारत का, पश्चिमी भारत का उस समय जो है था बंदरगाह वो भड़ोस था, और इससे हम उस समय किस नाम से जानते थे? इसे हम भृगुकक्ष के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? तो भृगुकक्ष के नाम से जानते थे। तो अगर आपसे ये पूछते तो ये पश्चिम का बंदरगाह था, पश्चिम बंदरगाह, देखिए ये गुजरात में, ठीक है, पश्चिम का बंदरगाह था, उस समय बहुत फेमस था, और इधर ही से यूरोप वगैरह का व्यापार होता था। चूंकि हुड़ों के आक्रमण से यूरोप साम्राज्य का पतन हो गया था, तो हम जो है बहुत ज्यादा दक्षिण पश्चिमी जो है क्षेत्रों पर निर्भर हो गए थे व्यापार के लिए, इसीलिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह का महत्व बढ़ गया था। ठीक है, उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अगला है, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने प्रारंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बनाए रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आंसर चलते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों अगर हम देखें तो वो है, ध्यान रखिएगा, सी है, यानी कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो चलने वाली मानसूनी हवाएं थी, इन्हीं हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बनाया, जिसकी वजह से इनका जो है क्या था, व्यापार क्या हो सका, अच्छे से हो सका। ठीक है, अगला है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए श्रेणी जो हुआ करती थी ये व्यापारियों का समूह हुआ करती थी। श्रेणी ध्यान रखिएगा, ये व्यापारियों का समूह हुआ करती थी। ठीक है, और ये जो है ये व्यापारियों, ये अपने क्षेत्र में शासन करती थी, अपना नियम कायदा कानून ये खुद ही बनाती थी, राज्य केंद्र का हस्तक्षेप इनके में नहीं होता था, व्यापारियों का समूह थी। तो प्रश्न पूछा है कि श्रेणियों के बारे में क्या सही? प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। अभी मैंने बताया कि भाई किसी भी कारण से यहाँ पे जो राज्य इनके क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करता था, ये स्वयं का नियम खुद बनाती थी, सजा देने तक दंड देने का कार्य अपने क्षेत्र में करती थी। तो कोई भी केंद्र में इनका जो है प्रशासनिक जो प्रमुख हुआ करता था, राजा नहीं हुआ करता था। श्रेणी वेतन काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों को सुनिश्चित करती थी, बिल्कुल करेक्ट है। ये अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी रखती थी, यानी कि एक तरीके से दंड देने का भी कार्य करती थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 और 3 हो जाएगा श्रेणी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे श्रेणियों की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए श्रेणी बिल्कुल अपने अपने क्षेत्र, जो दोस्तों यहाँ पे जो साम्राज्य था, ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए प्रशासन को चलाया कैसे जाता था। जो राज्य था, यानी कि जो राज्य था वो प्रांतों में विभाजित था, प्रांतों में, प्रांतों को कहा क्या जाता था? भक्ति। ठीक है, यहाँ पे भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, इनको अवनी कहा जाता था, इनको देश कहा जाता था। उसी तरह प्रांत किस में विभाजित था दोस्तों? प्रांतों की बात करें तो विषय में। ठीक है, विषय यानी कि जिला, जैसे अभी स्टेट होता है ना, एक केंद्र होता है, ठीक है, फिर एक स्टेट होते हैं, स्टेट में देखिए डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो जिला को विषय कहा जाता था उस समय। ठीक है, जिला। फिर इसके भी नीचे कौन होते थे दोस्तों? विथि। ठीक है, विथि, देखिए तहसील होता है ना, तहसील होता था। ठीक है, और यहाँ पे जो बात करें पैठ,
ठीक है। पैठ जो होती थी, और पैठ की बात करें तो ये ग्राम इकाई की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी पैठ। और ध्यान रखिएगा इन्हीं सब क्षेत्रों में, ठीक है, ये श्रेणियां हुआ करती थी। श्रेणियों के भी कई प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। देखिए पुग लिखिए, ठीक है, लिख लीजिए, मैं बोलती जा रही हूँ। पुग कौन सी श्रेणी होती थी दोस्तों? तो जो एक ही जाति के व्यापारी होते थे, ठीक है, जो एक ही, ठीक है, एक ही जो जाति के व्यापारी होते थे, ठीक है, जो व्यापारी होते थे, उन व्यापारियों के समूह को पुग कहा जाता था। दूसरी बात करें दोस्तों तो दूसरी थी श्रेणी, जो कि आप श्रेणी की बात कर रहे हैं। श्रेणी जो होती थी ये क्या होती थी? विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह होता था। इसमें कई सारी जातियों के व्यापारी हुआ करते थे, विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह हुआ करता था। एक और है दोस्तों जिसका नाम है निगम। निगम भी श्रेणी थी, ठीक है, निगम भी जो कि व्यापारियों का समूह था। और ये क्या था? एक ही नगर, ठीक है, एक ही नगर में रहने वाले व्यापारियों के समूह को निगम कहा जाता था। ये कुछ विभिन्न श्रेणियां पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, पुग श्रेणी, निगम, ठीक है। अगला है, और यहाँ पे अगर ये भी पूछ दे दोस्तों कि ये जो व्यापारी है, जो श्रेणियों का प्रमुख क्या कहलाता था, अगर आपसे पूछ दे दोस्तों, ठीक है, प्राचीन और पूर्व जो श्रेणियां थी उनके प्रमुख को क्या कहा जाता था? ठीक है, जेठक कहा जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा, जेठक कहा जाता था, ठीक है। अगला है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित था? तो गुजरात, बंगाल, आज भी देखिए वस्त्रों के लिए जो है कौन सा क्षेत्र जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है, यही बंगाल में भी देखिए जूट वगैरह, गुजरात में देखिए सूती वस्त्र, ये सारी चीजों के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? वस्त्र उत्पादन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा गुप्तों का जो है एक तरीके से सूती वस्त्र जो उद्योग था प्रमुख उद्योग हुआ करता था, ठीक है, जो है सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग हुआ करता था, ठीक है, गुप्तों के समय में। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? देखिए मुद्रा राक्षस में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के भी बारे में जानकारी हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो कौन सा है, क्या यहाँ पे प्राचीन हिंदू जनश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिलाएं के प्रेम कथा, दो आर्य कबीलाओं के बीच सत्ता के संघर्ष के बारे में नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, राज दरबारों में यहाँ पे दुर्भिस्तियों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये चूंकि मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस की रचना की थी वो गुप्त काल में किया था। विशाख दत्त ने ही दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम की भी रचना किया है, ठीक है। कौन सी रचना किया? इनके अन्य लेखों के बारे में बात करें तो कौन सा हो जाएगा? देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, देवी चंद्रगुप्तम, जिसे हमें गुप्त शासकों के बारे में मिलता है। इन्होंने ये बताया कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में भी एक रामगुप्त का अयोग्य शासक जो था कुछ दिनों के लिए शासन किया था। बहुत लंबी कहानी उसकी, इंटरेस्टिंग है, कभी गूगल सर्च करके आप देख लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कुछ नाम दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से किसका जो है प्राचीन भारत के जो आयुर्वेद शास्त्र है उससे उनका संबंध नहीं है। क्या धन्वंतरी का, भास्कराचार्य का, चरक का या फिर सुश्रुत का है? देखिए करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो भास्कराचार्य। तो दोस्तों भास्कराचार्य कौन थे? तो ये खगोलविद थे। कौन थे दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, खगोल शास्त्र से संबंधित थे, ठीक है, खगोल शास्त्र से संबंधित थे। और ये ध्यान रखिएगा ये एक गणितज्ञ भी थे, ठीक है, गणितज्ञ यहाँ पे, ठीक है, गणितज्ञ और ठीक है खगोल शास्त्र से संबंधित थे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज रचना किया था दोस्तों, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि की रचना किया था, जो कि शिरोमणि की जिसका एक भाग है दोस्तों लीलावती, इसी का लीलावती, ठीक है, भाग है। लीलावती भी जो है इसी का भाग है, जिसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं। लीलावती को देखिए और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पारीगणित के भी नाम से जाना जाता है, पारीगणित। और ध्यान रखिएगा दोस्तों पारीगणित, और ये जो है लीलावती किससे संबंधित है? ये गणित, ठीक है, लीलावती जो है गणित सिद्धांत से संबंधित है। और ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। धन्वंतरी दोस्तों कौन थे? धन्वंतरी भी चिकित्सक थे, ठीक है, धन्वंतरी क्या थे दोस्तों? चिकित्सक थे, ठीक है, धन्वंतरी ये 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, चिकित्सक थे। चरक के बारे में हम लोगों ने दोस्तों ऑलरेडी बात किया हुआ है। चरक कौन था दोस्तों? कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, कनिष्क के राजवैद्य थे और इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, ठीक है, चरक संहिता लिखा था, ठीक है, चरक संहिता यहाँ पे लिखा था इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें सुश्रुत भी किससे संबंधित है दोस्तों? ये भी आयुर्वेद से संबंधित है।
अगला है लीलावती के लेखक है। देखिए पुनः आ गया लीलावती की दोस्तों बात आ गई, हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया। लीलावती दोस्तों भास्कराचार्य, जो कि ध्यान रखेगा किससे संबंधित है दोस्तों, गणित विषय से संबंधित है। ये भी ध्यान रखेगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस विषय से संबंधित है, तो गणित ग्रंथ है। ठीक है, किससे संबंधित है ये, तो गणित ग्रंथ है। ये गणित ग्रंथ है और इसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं दोस्तों, कौन से नाम से, आल्सो नोन एज, ठीक है, पारी गणित। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पारी गणित के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, ये 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे दोस्तों भास्कराचार्य। अगला है प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है वैज्ञानिक प्रगति के संबंध में जो प्रगति हुई है उसके संदर्भ में एक प्रश्न पूछा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। क्या सही है ये, तो बिल्कुल सही है ये। हाँ भाई, वहां पे शैल्य चिकित्सा कहा जाता है, भारत जो है शैल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, शैल्य यानी कि ऑपरेशन वगैरह करना। तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। नहीं भाई, इतना भी नहीं था कि आप जो है प्रत्यारोपण मानव का जो अंग है उसको बदल दें, ये नहीं है दोस्तों। अगर हम देखें तो ये है इनकरेक्ट है। ठीक है, 5वीं शती ईस्वी में कोण और जैक, यहाँ पे कोण के जैक का सिद्धांत ज्ञात था। बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये भी सही है बिल्कुल। भास्कराचार्य इसी समय अगर हम देखें तो भास्कराचार्य के बारे में गणितज्ञ, ठीक है, इन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया था। 7वीं शताब्दी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हुआ। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि केवल 1, 3 और 4। ठीक है, चलो अगला है भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वो स्थित है। देखिए यहाँ पे जब फाहियान आता है और वो पाटलिपुत्र नगर की क्या करता है दोस्तों, ठीक है, यात्रा करता है। फाहियान ने भी पाटलिपुत्र नगर के बारे में बताया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र। ठीक है, कुसुमपुर जिसे हम अन्य नाम से जानते थे, और कहा जाता है, इसने ये बताया था कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों, ठीक है, धनिक एक जाति हुआ करती थी, वहां पे व्यापारी समूह हुआ करता था, धनिक। और धनिकों ने दोस्तों क्या किया था, धनिकों ने, ठीक है, एक अस्पताल की स्थापना करवाई थी। और इस अस्पताल में दोस्तों कहा जाता है कि निर्धनों को निःशुल्क जो है दवाइयां दी जाती थी और उनको भोजन उपलब्ध कराया जाता था, और दूर दराज के भी क्षेत्र से इस अस्पताल में लोग आया करते थे। ठीक है, अगला है चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन एक फलित ज्योतिषी से संबंधित है। तो फलित ज्योतिषी से संबंधित कौन है दोस्तों, देखिए 9 रत्न हुआ करते थे किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ध्यान रखिएगा, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये भी ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न, जो कि कहाँ रहते थे, उज्जैन में रहते थे। और इन 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित कौन था दोस्तों, तो ये छप्पड़क था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छप्पड़क जो थे वो किससे संबंधित थे, फलित ज्योतिष से संबंधित थे। अगर आपसे पूछ दे भाई वरुचि कौन थे, तो ये व्याकरणाचार्य थे, ये व्याकरण से संबंधित थे। ठीक है, शंकु कौन थे, शंकु किससे संबंधित थे दोस्तों, शंकु की बात किया जाए तो ये वास्तुकार के थे, आर्किटेक्चर थे ये। ठीक है, वास्तुकार थे। वहीं अमर सिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमर सिंह ने देखिए भूमि के क्षेत्र के बारे में जानकारी दिया था। ठीक है, 12 तरह की जो है इन्होंने भूमियों के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों अमर सिंह थे तो ये कोशकार थे। ठीक है, क्या थे, ठीक है, कोशकार थे। और अगर हम देखें 4 यहाँ पे बात कर ले, एक और भी थे, देखिए वैताल भट्ट। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कौन थे, ध्यान रखिएगा वैताल। ठीक है, वैताल भट्ट। ठीक है, वैताल भट्ट थे। वैताल भट्ट थे, जादूगर थे ये। ठीक है, वैताल भट्ट जादूगर थे। और कौन थे, अमर सिंह हो गए, शंकु हो गए, वरुचि हो गए, छप्पड़क। देखिए कालिदास भी थे, वराह मिहिर भी थे। ठीक है, कालिदास भी थे, वराह मिहिर भी थे। वराह मिहिर ये कौन थे समझो दोस्तों, ये ज्योतिष से थे। ठीक है, ये भी ज्योतिषी से संबंधित थे। ठीक है, फलित ज्योतिषी से संबंधित थे। ठीक है, वराह मिहिर। और कौन था दोस्तों, यहाँ पे घटपरकर भी थे। ठीक है, घट परकर भी थे, जो कि किससे संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा, कूटनीतिज्ञ थे ये सब पूछा जाता है। कालिदास भी थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कालिदास थे जिन्होंने 7 ग्रंथों की रचना किया था, 2 काव्य, महाकाव्य, 3 नाटक। ठीक है, खंड काव्य।
अगला देखिए, कालिदास किसके शासनकाल में थे। देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया और कालिदास का नाम आ गया। तो कालिदास देखिए हमने अभी बात किया कि ये 9 रत्नों में से एक थे। और ये किसके किसके 9 रत्न थे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर हम कालिदास के बारे में दोस्तों बात करें तो इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इन्हें, भारत का, ठीक है, शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो ये शेक्सपियर कहा जाता है इन्हें, भारत का। ठीक है, और इनके बारे में बात करें दोस्तों तो ये जो है इन्होंने कई सारी रचनाओं किया, जैसे 7 ग्रंथ लिखे थे। एग्जाम में आपसे बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 7 ग्रंथ लिखे थे। 7 ग्रंथ में से बात करें दोस्तों तो रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम, और कौन सा था दोस्तों, देखिए ये क्या थे, महाकाव्य थे। और ये कुमार संभव, ठीक है, कुमार संभव, ये क्या थे, ये महाकाव्य थे। वहीं अगर बात करें इन्होंने 2 खंड काव्य की भी रचना किया था, ऋतु संहार, मेघदूत। ठीक है, ऋतु संहार और क्या था दोस्तों, मेघदूत, इसकी रचना इन्होंने की थी। इसके बाद इन्होंने 3 नाटक की भी रचना किया था। 3 नाटक कौन थे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है विक्रमो, ठीक है, विक्रमो वंशियम, ठीक है, साथ ही साथ अग्निमित्रम और मालविका की प्रेम कहानी, यानी कि मालविका न मित्रम, मालविका न मित्रम। और इन्होंने किसकी रचना किया था, मालविका न मित्रम के अलावा इन्होंने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की भी रचना की थी। ये सब लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और इन्होंने एक शैली, इनकी जो शैली थी दोस्तों उसको क्या कहा जाता था, कालिदास की शैली को वेदर्भी शैली कहा जाता। ठीक है, वेदर्भी शैली के नाम से इनकी शैली को जाना जाता था, जिसमें ये लेख लिखते थे। ठीक है, अगला है, निम्न में से इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य एवं सूर्यास्त होता है। तो भाई पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमने का कारण किसने बताया, पहली बार ये बता दिया गया था। किसने बताया था दोस्तों, तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने ये बात बताई थी। आर्यभट्ट की बात करें दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। ठीक है, पाटलिपुत्र ये 5वीं शताब्दी में थे, यानी कि गुप्त काल के समय में थे। ठीक है, इनको जो है बीज गणित का जनक माना जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट को क्या कहा जाता है, इन्हें बीज गणित का, ठीक है, बीज गणित का जनक माना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, बीज गणित का जनक माना जाता है। इनके बारे में अगर हम अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इन्होंने इन्होंने प्रथम, ठीक है, ऐतिहासिक खगोल शास्त्री, इन्हें प्रथम ऐतिहासिक जो है खगोल शास्त्री भी कहा जाता है। ठीक है, खगोल विज्ञान के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, खगोल शास्त्री भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, खगोल शास्त्री भी इन्हें कहा जाता है। और इनके बारे में दोस्तों क्या करें, इनकी एक पुस्तक थी आर्यभट्टियम। ठीक है, जो पुस्तक है क्या नाम है दोस्तों, आर्यभट्टियम। ठीक है, आर्यभट्टियम जो है ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, और इन्होंने ये सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण से दिन और रात होता है। और इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी, ठीक है, सूर्य ग्रहण, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण का भी क्या किया था, सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या की थी कि किस तरह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या जो किया था वो आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दोस्तों कौन है, तो देखिए गुप्त काल में जो है ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचार भारत में किसने किया, सर्वप्रथम हिंद यमन शासकों ने लाया। और जो है सर्वाधिक जो है शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी, कुषाणों ने। ठीक है, और सर्वाधिक जो है स्वर्ण मुद्रा चलाया था वो गुप्तों ने चलाया था। और गुप्तों में भी पहला शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त प्रथम जिसने स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, और उस समय जो है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। रजत मुद्रा भी चली थी दोस्तों, उसको रूपक कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। चांदी का सिक्का, व्याघ्र आकार का सिक्का, ठीक है, शकों को हराने के बाद। और यहाँ पे ताम्र मुद्रा भी चलती थी दोस्तों, वो भी ध्यान रखिएगा, तांबे की भी मुद्रा चलाई जाती थी। और पूछ देगा एग्जाम में क्या कहा जाता था तांबे को मुद्रा को, तो माशक कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई, माशक कहा जाता था। ठीक है, माशक भी कहा जाता था, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये चांदी की मुद्रा थी रूपक, ठीक है, चांदी की यानी कि रजत मुद्रा थी। चलिए भाई अगले तरफ चलते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं के नाम बताइए। देखिए अगेन आ गया वही प्रश्न, क्यों भाई, यहाँ पे तो चलते आंसर पे डायरेक्ट चलते हैं।
यहाँ पे निष्क देखिए, स्वर्ण आभूषण हुआ करता था, गले का आभूषण हुआ करता था, जो बाद आगे चलकर कि ये वैदिक काल में निष्क जो था वो स्वर्ण आभूषण हुआ करता था, जो कि वस्तु विनिमय जो वाटर सिस्टम होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरी चीज है निष्क, जो कि गले का आभूषण हुआ करता था, ये भी ध्यान रखिएगा, हार हुआ करता था, ये भी एग्जाम में पूछा है, जो आगे चल करके ये मुद्रा बन जाता है, स्वर्ण मुद्रा, ठीक है। और दिनार जो थी गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो देखिए सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने सिक्के जारी किए थे, किसने किए थे दोस्तों? यहाँ पे बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्री और शूद्र बोलते थे दोस्तों, कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये प्राकृतिक भाषा बोलते थे, ठीक है, प्राकृतिक भाषा। संस्कृत भाषा देखिए वैदिक काल में या श्रेष्ठ लोगों की भाषा हुआ करती थी, ये श्रेष्ठ लोगों की भाषा हुआ करती थी। पाली की बात करें दोस्तों तो बौद्ध ग्रंथ जो थे वो पाली भाषा में लिखे थे, ठीक है, पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ। चलिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है किस अभिलेख से? अभी मैंने आपको बताया कि सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वो एरड़ अभिलेख से मिलता है। और एरड़ अभिलेख किसका था दोस्तों? भानुगुप्त। भानुगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था, भानुगुप्त। और कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि भानुगुप्त, ठीक है, एरड़ अभिलेख। और यहाँ पे कहा जाता है जो भानुगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम है गोपराज, ठीक है, कहा जाता है कि गोपराज युद्ध में जाता है और वहां पे ये मारा जाता है और उसकी पत्नी जो है वो सती हो जाती है। और इसी का उल्लेख हमें सती प्रथा के उल्लेख जो मिलता है वो एरड़ अभिलेख में मिलता है। ये लगभग 516, ठीक है, लगभग कब का माना जाता है? ये 516 समय, ठीक है, 516 ईस्वी का माना जाता है एरड़ अभिलेख, ठीक है, 516 ईस्वी का ये माना जाता है, ठीक है। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम जब है वो जब गद्दी पर बैठता है, ठीक है, तो उसने गुप्त संवत की स्थापना किया था। गद्दी पर दोस्तों वो कब बैठता है? 319 में बैठता है। अभी हमने बताया 319 से लेकर के 350 उसका टाइम पीरियड रहता है। और गुप्त संवत की बात करें दोस्तों तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 319 से लेकर के 320 जो है ये इसका टाइम पीरियड है गुप्त संवत, ठीक है। चलिए, अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक तरफ सम्राट दिया है, दूसरी तरफ उनकी उपाधि दी है। देखिए, सबसे पहला मौर्य वंश का शासक अशोक, अशोक जिसे प्रियदर्शी कहा जाता था, देवों का प्रिय कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए पहला जो है, दूसरा हो जाएगा, क्या हमें मिल रहा है? देखिए डायरेक्ट आंसर, ऐसी चीजों पे ना ऑप्शन तुरंत देख लिया करिए, हमें तुरंत ऑप्शन मिल गया, ठीक है, करेक्ट। समुद्रगुप्त दोस्तों, समुद्रगुप्त की बात करें तो वो किस उपाधि से था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहा जाता था, ठीक है। वहीं पे बात करें दोस्तों, ये जो है समुद्रगुप्त की बात करें तो इन्हें ठीक है, परक्रमांक कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पे स्कंदगुप्त की बात करें तो क्रमादित्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का दोस्तों जो क्रमिक पतन धीरे धीरे जो है कहा जाता है अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी, लगातार जो है हुड़ों का भी आक्रमण हो रहा था, योग्य शासक आगे चल करके इतने नहीं रहते, जिसके वजह से जो है नगरों का क्रमिक पतन हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? हमने अपने लास्ट क्लास में जब मौर्योत्तर पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ रहे थे दोस्तों, तो उसमें हम लोगों ने एक वंश पढ़ा, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, और ये वही सातवाहन वंश है जिसने वेतन के बदले भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई थी। और सातवाहन वंश का ही एक शासक है सतकर्णी प्रथम, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये सब एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सातकर्णी प्रथम, और सातकर्णी प्रथम की पत्नी है दोस्तों नागानिका, नागानिका। और नागानिका का एक अभिलेख है दोस्तों जिसे हम कहते हैं नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख, जो कि हमें पुणे से मिला। कहां से मिला दोस्तों? पूना से मिला। और ये नाना घाट अभिलेख से ही हमें ये पता चलता है कि सातवाहनों ने पहली बार ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान दिया। और ये नाना घाट अभिलेख जो है ये भूमि अनुदान देने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, भूमि अनुदान देने का प्रथम, ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य है।
और सबसे ज्यादा जो मंदिर और ब्राह्मणों को जो है भूमि अनुदान दिया गया, ग्राम अनुदान दिया गया, ये गुप्तों ने दिया। ठीक है, तो गुप्त वंश हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसी के बाद, क्योंकि उत्तर के बाद तो गुप्त आते हैं, कुषाणों के ये सामंत रहते हैं। अगला है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? क्लासिकल युग, गोल्डन इरा कहा जाता है दोस्तों। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था गुप्त काल को, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वर्ण आ रही, मुद्राएं आ रही, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाले शासक भी गुप्तास थे, लेकिन बहुत शुद्ध मुद्राएं नहीं थी, मिश्रित थी। लेकिन एक क्लासिकल युग, चूंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कला का, साहित्य का, स्थापत्य का विकास हुआ, हमें बहुत सारे मंदिरों के बारे में जानकारी इस काल की मिलती है, बहुत सारे जो है हमें साहित्य देखने को मिलता है, अभी हम लोगों ने देखा। इसी समय विज्ञान की बहुत ज्यादा विकास देखने को मिलता है। भास्कराचार्य, वरामिहिर, ऐसे जो लोग थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया। कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये काल था जिसने जो है ये इन्हीं लोगों के योगदान ने इस काल को स्वर्ण काल बना दिया। ठीक है, तो गुप्त काल था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस काल की स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? देखिए, गुप्त काल में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं, मौर्य काल में भी नहीं, चोलों में भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात करते हैं दोस्तों, स्त्रियों की स्थिति जो थी वो वैदिक काल में हमें देखने को अच्छी मिलती है। वैदिक काल में भी दोस्तों, कब? पूर्व वैदिक काल में, जहां पे सभा और समिति जैसी जो संस्थाएं थी उसमें महिलाएं भी भाग लिया करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो है वो गिरती चली गई। और आज भी जो है, आज प्रेजेंट डे भी हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज भी प्रयास है कि उस समय की गिरी हुई स्थिति, यानी कि उस समय से जब महिलाओं की स्थिति गिर रही थी और आज तक जो है महिलाएं अपनी स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ठीक है, आज भी हम महिला सशक्तिकरण जैसी बात करते हैं, पुरुषों का सशक्तिकरण हमें कहीं सुनने को नहीं मिलता। ठीक है, अगला है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो देखिए, भूमि राजस्व जो कि आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था, और ये जो है उपज का, ठीक है, 6वां भाग लिया करती थी। करेक्ट आंसर बी होगा, उपज का ये 6वां भाग जो है भूमि कर के रूप में लिया जाता था। और उस समय जो है भूमि कर को क्या कहा जाता था दोस्तों? उस समय भूमि कर को भाग कर कहा जाता था। ठीक है, भाग कर कहा जाता था, उद्रंग कर कहा जाता था। ठीक है, उद्रंग कर कहा जाता था, ये भूमि कर हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता था? तो किस प्रकार की भूमि को दोस्तों अपृहत भूमि कहा जाता था? तो ये बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि। ऑप्शंस देखिए आपके सामने है, वीडियो को शेयर भी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, और देखिए व्यूज बढ़ाइए आप लोग। और इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ये जो है बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होती थी दोस्तों, उसे हम क्या कहते थे गुप्त काल में? उसे अपृहत कहा जाता था। ठीक है, बिना जोती हुई जो जंगली भूमि हुआ करती थी। यहाँ पे देखिए और भी कई तरह की भूमियां हुआ करती थी, जैसे एक क्षेत्र भूमि थी। ठीक है, एक क्षेत्र हुआ करता था। तो क्षेत्र क्या था दोस्तों? तो खेती के लिए जो उपभूमि हुआ करती थी। ठीक है, खेती के लिए जो भूमि हुआ करती थी वो क्या होती थी? जो मुख्य भूमि वो क्षेत्र थी। इसी तरह वास्तु हुआ करता था। ठीक है, वास्तु भी थी, वास्तु भी भूमि थी। ये सब लिख लीजिए आप लोग। वास्तु क्या थी? देखिए मैं बोल दे रही हूँ, तो निवास करने योग्य जो भूमि हुआ करती थी। देखिए आप लोग जाते हैं ना घर में, वास्तुकार आते हैं, हम लोग देखते हैं कि भैया कौन से डायरेक्शन में हमारा बेडरूम होना चाहिए, कौन सा हॉल होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, वास्तुकार होता है। तो यहाँ पे फिर आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकार यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वास करने योग्य जो भूमि होती थी उसे हम वास्तु कहते थे। इसी तरह खिल भूमि हुआ करती थी। ठीक है, खिल भूमि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खिल भूमि कौन सी होती थी? तो जो भूमि जिसको जोताई नहीं की गई हो। ठीक है, तो बिना जोती हुई भूमि को क्या कहते थे? खिल भूमि कहते थे। इसी कहते थे हम अदेव मात्रिक भूमि भी कहते थे। ए देव मात्रिक भूमि भी होता था, यानी कि ये जो वो भूमि है जिसकी जो है सिंचाई वर्षा पे निर्भर न होकर के कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम पर, वो कृत्रिम व्यवस्था पर जो है, कृत्रिम साधनों पर उसकी सिंचाई निर्भर किया करती थी। ठीक है, चलिए अगला है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियापवाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये भूमि माप की इकाई हुआ करती थी। डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, तो ये भूमि माप की इकाई हुआ करती थी। ठीक है, और भूमि माप की अन्य इकाइयों में देखिए कौन कौन सी थी। एक तो आपने कुलियापवाप देखा, ठीक है, कुलियावाप, एक तरफ आपने द्रोणावाप देखा, और भी कौन कौन सी थी भूमि माप की इकाई की बात करें?
ठीक है, नल थी, क्या थी, नल थी। दूसरी बात करें तो यहाँ पे निर्वर्तन थी, ठीक है। अगर हम तीसरी बात करें तो और भी कई तरह थी, अंगुल थी, अंगुल भी जो दोस्तों भूमि माप की इकाई हुआ करती थी, अंगुल, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भूमि माप करने वाला जो अधिकारी था, जो भूमि को मापता था, जो अधिकारी था, वो अधिकारी क्या कहलाता था दोस्तों, वो अधिकारी जो कहलाता था वो क्षेत्रक कहलाता था, ठीक है, क्षेत्रकर कहलाता था, क्षेत्रकर कहलाता था, ठीक है। चलिए अगला है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। कर रहित यानी कि उस पर कर नहीं होता था, और किसे ये भूमि प्रदान की जाती थी, तो ये ध्यान रखिएगा, देखो ब्राह्मणों को, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों को जो है कर रहित जो है भूमि, कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, ठीक है। अग्रहार कहा जाता था उन्हें, अग्रहार, ठीक है, ये अग्रहार भूमि थी जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, ठीक है, अग्रहार। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। देखिए सिंचाई कर को क्या कहा जाता है प्राचीन भारत में दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर हुआ करती थी उसे कहा जाता था दोस्तों विदक भाग, ठीक है, विदक भागम कहा जाता था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विगत भागम कहा जाता है। यहाँ पे देखिए उद्रंग दिखा है, उपरनिका दिखा दिया है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, उद्रंग क्या होता था, जो अस्थाई किसान हुआ करते थे। देखिए दो तरह के किसान हुआ करते थे, अस्थाई किसान और अस्थाई किसान। तो जो अस्थाई किसान से जो कर लिया जाता था, ठीक है, अस्थाई किसानों से जो कर लिया जाता था, ठीक है, जो कर थे वो उद्रंग कहलाते थे। उपरनिका जो हुआ करता था दोस्तों, जो अस्थाई किसान हुआ करते थे, अस्थाई जो किसान हुआ करते थे उनसे जो लेने वाला कर था वो उद्रनिका। और किसान जो थे दोस्तों वो कर को या तो नगद रूप में देते थे या वस्तु के रूप में देते थे। तो जो किसानों के द्वारा जो नगद कर दिया जाता था, नगद रूप में कर दिया जाता था, उसे हम क्या कहते थे दोस्तों, हिरण्य कहा करते थे, ठीक है, हिरण्य। ये नगद कर हुआ करता था जो किसानों के द्वारा दिया जाता था, ठीक है, भूमि कर के रूप में। अगला है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो वारंगल दोस्तों तीसरी शताब्दी में किस लिए प्रसिद्ध था, ये तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्र या उपकरणों के लिए, हाथी दांत के पैमाने हेतु। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये था तीसरी शताब्दी में जो वारंगल था दोस्तों, ये लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदुरा और चौल किस लिए विख्यात थे। तो ये देखा जाए, नगर, घंटाशाला, कदुरा और चौल किस लिए विख्यात थे। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर, ये विदेशी व्यापार करने वाले ये क्या थे, बंदरगाह थे। तो देखिए हम लोगों ने ताम्रलिप्ति बंदरगाह के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने बड़ौज बंदरगाह के बारे में पढ़ा। तो ये सब जो बंदरगाह थे दोस्तों, ये क्या थे, ये विख्यात थे, ठीक है, विदेशी व्यापार के लिए गुप्त राजवंश के समय में। अगला है, तोड़माड़ किस जातीय दल का था। तो देखो तोड़माड़ हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये हुड़ थे, ठीक है, ये हुड़ हुआ करता था तोड़माड़। और इसने, हुड़ों ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था दोस्तों, कब किया था, ठीक है, 455 के समय में किया था, ठीक है। भीतरी अभिलेख से जानकारी मिलती है, ठीक है, किसके समय में, ये हमें स्कंदगुप्त के समय में मिलती है, ठीक है, स्कंदगुप्त के समय में, अभी हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों की, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, कौन था। देखिए 6ठी शताब्दी की बात करें, 7वीं शताब्दी में तो आपका दोस्तों वेनचोंग आता है। फाहियान देखिए उस समय आता था, कब आता था, 4ठी शताब्दी के समय में आता था, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है शुंग युन, ठीक है, शुंग युंग रहता है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री शुंग युन भारत में किस वर्ष आया था, ये आपसे पूछा है। तो 500, चूंकि हमने अभी बात की 6ठी शताब्दी में, तो 6ठी शताब्दी में भी कब दोस्तों, तो 515 से लेकर के, ठीक है, 520 के समय में भारत में आता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। गुप्त साम्राज्य स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे, बिल्कुल, वो परम भागवत, ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। इसका करेक्ट पहला तो सही है, ठीक है।
दूसरा, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। देखिए मैंने अभी बताया उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, यानी यहाँ पे जो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे विकेंद्रीकरण की हमें जो है यहाँ पे विकेंद्रीकरण की संकल्पना देखने को मिलती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। किससे पता चलता है? समुद्रगुप्त के। देखिए समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त की विजय किया था, ठीक है। उसने कौन सा ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति चलाई थी, यानी कि अपने अधीन रहते हुए तुम शासन कर सकते हो। तो यहाँ पे नितांत केंद्रीकृत जो है प्रशासन नहीं देखने को मिलता है, नितांत केंद्रीकृत मौर्यों के समय देखने को मिलता है। तो ये तो है दोस्तों इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला कर, उन्होंने भूमि अनुदान की परंपरा को विस्तारित किया। बिल्कुल क्या, भूमि अनुदान की परंपरा को चलाया किसने? सातवाहनों ने चलाया, विस्तार का काम गुप्तों ने किया। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान भारत बलात्श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बलात्श्रम, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बलात्श्रम निषेध जो है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? ठीक है, अनुच्छेद में बात किया गया है। चलिए यहाँ पे जो है क्या है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता था। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः विद्यमान थे। बलात्श्रम साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। मजदूर के श्रेष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में दिया जाता था। देखिए इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बलात् जो है यहाँ पे बलाश्रम। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो जनता क्या करती थी? कर के रूप में राजा के यहाँ बिना कुछ, ठीक है, वेतन लिए राजा के यहाँ के कार्य करती थी। तो ये भी एक कर का रूप हुआ करता था, बलाश्रम, जिसको हम विष्टि कहते थे। तो वो क्या करती थी? कर के बदले में जनता जो है वो राजा के यहाँ बिना वेतन का कार्य करती थी, ठीक है, ये है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि कहा जाता है कि शतरंज का खेल का उद्भव हुआ दोस्तों कहाँ हुआ? ये देखिए भारत में हुआ था, ठीक है। शतरंज का खेल का उद्भव जो है वो भारत में हुआ था। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन गुप्तकाल का। गुप्तकाल के अभी बहुत सारे प्रश्न अभी और भी बचे हैं जिसको हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जो प्रश्न का उत्तर मैंने आपसे पूछा उसका आंसर करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।